हेलो बच्चों, मैं रश्मि तिवारी आज आपको व्याकरण ज्ञान देने आई हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। बच्चों, पिछले अध्याय में आपने हिंदी वर्णमाला एवं हिंदी में प्रयोग की जाने वाली अन्य अन्य ध्वनियों के विषय में ज्ञान प्राप्त किया था। आप यह भी जान गए थे कि स्वरों एवं व्यंजनों के योग से शब्द बनते हैं। स्वर और व्यंजन जब मिलते हैं तो उनसे शब्द बनते हैं। स्वरों और व्यंजनों के मेल से शब्द बनाने की प्रक्रिया वर्ण संयोग कहलाती है। वर्ण संयोग के कुछ नियम बनाए गए हैं, आइए उनके विषय में हम जानते हैं। वर्ण विचार। आप जानते हैं कि विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से होता है, जैसा हमने प्रथम पाठ में पढ़ा था। भाषा लिखने की विधि लिपि कहलाती है। इस लिपि को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों का नाम वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है बच्चों? वर्ण। सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और इन्हीं वर्णों को हम लिपि के रूप में लिखते हैं। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जो भाषिक ध्वनियों के लिए लिखित रूप है। वर्णों को हम लिखित रूप में लिखते हैं ना, वही वर्ण है। और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार एक मोतियों का हार जब हम लेते हैं तो मोतियों का हार क्या होता है? जब अलग अलग होता है तो केवल मोती होता है। जब हम उसे एक धागे में पिरो देते हैं तो वो माला बन जाती है। उसी प्रकार जब एक अ होगा, आ होगा तो वो वर्ण होगा। अगर हम अ से औ तक देखेंगे तो वो क्या हो जाएगी? वर्णमाला। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मानक हिंदी में वर्णमाला स्वर क्या है? अ से लेकर औ तक स्वर कहे जाते हैं। ये स्वर 11 होते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं? अंग को अनुस्वार कहा जाता है। और अनुनासिक जिसमें चंद्र बिंदु की मात्रा लगाई जाती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार में केवल वायु नाक से होकर निकलती है, लेकिन अनुनासिक में मुंह से भी और नाक से दोनों जगह से वायु बाहर को प्रवाहित होती है, तो उसे अनुनासिक कहते हैं। विसर्ग में ह की ध्वनि सुनाई देती है। जैसे अह बोलते हैं ना हम, तो ह की ध्वनि सुनाई देती है। बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है। व्यंजन में जो आप लोगों के वर्ग दिए गए हैं, जैसे क वर्ग है। सबसे पहले देखो, क वर्ग में क्या दिए हैं? क ख ग घ अ। च वर्ग च छ ज झ य। ट वर्ग ट ठ ड ढ अण। ये दो व्यंजन जो दिए हैं ढ ढ, तो इनको हम अभी बाद में पढ़ेंगे। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। ये क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी जो जिह्वा होती है, जो जीभ होती है हमारी, वो कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। हमारे मुंह में कहीं ना कहीं एक दूसरे की जगहों पे छूती है, तो उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 25 होती है। अगला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जिनमें हमारी जिह्वा कहीं भी किसी को नहीं छूती। ये क्या होते हैं? य र ल व। जब आगे चलकर आप लोग बड़े हो जाते हैं तो आप लोगों के परीक्षा में यही प्रश्न आते हैं कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? य र ल व। कोई भी दे देंगे वो क से ज्ञ तक, और उसमें य र ल व जो होते हैं वो एक ही देंगे, या य देंगे या र देंगे या ल देंगे या व देंगे। उसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जिनसे मुंह से गर्म वायु बाहर निकलती है। जैसे श बोलते हैं ना, तालव्य श, मूर्धन श, दंती श और ह। इसमें गर्म वायु हमारी बाहर को निकलती है, तो इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चों ये दो वर्णों को मिलकर बनते हैं ना। जैसे क और मूर्धन स को मिलकर क्या बनता है? क्ष। त और र को मिलकर बनता है क्या है? त्र। इसी प्रकार ये दो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आगत ध्वनियाँ क्या होती हैं? जो ज, फ, आ, ये सब क्या होती है? बाहर से आई हुई ध्वनियाँ हैं। ठीक है। आगे बच्चों हम पढ़ेंगे हल। हल चिन्ह या हलंत। हलंत किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजन वर्णों में अ स्वर रहता है। जैसे क धन अ रहता है ना। क को कैसे लिखते हैं? जैसे अ से औ तक तो वो केवल स्वतंत्र होते हैं, उनके पीछे से कोई वर्ण नहीं होता। लेकिन क से ज्ञ तक जब हम पढ़ते हैं तो उनके पीछे से हमेशा, जैसे क, ख, इनके पीछे से अ हमेशा लगा रहता है। जब स्वर रहित व्यंजन लिखना हो तो उसके नीचे हलंत लगाते हैं। अगर हम क लिखेंगे तो हलंत नहीं लगेगा। अगर हम क धन अ इसका वर्ण विच्छेद करके लिखेंगे ना, दोनों का अलग अलग, तो हमें क के नीचे हलंत लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि हलंत का अर्थ होता है आधा। ठीक है बच्चों। तो
हलंत तब लगता है जब हम अ को हटा देते हैं। तो इसको जब हम आधे वर्ण लिखते हैं तो उसके नीचे से हलंत लगाया जाता है। उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णों के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिनके बोलने में अन्य किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे क के बोलने में अ की सहायता लेनी पड़ती है ना, क, लेकिन अ के पीछे से किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसलिए जो स्वर होते हैं उन्हें हम स्वतंत्र व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं बच्चों, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ और री, ये केवल 4 होते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है बोलने में। जैसे अ में हमें कम लगता है, आ में हमें ज़्यादा लगता है, ई छोटी ई में कम लगता है, बड़ी ई में ज़्यादा लगता है। तो ये क्या होते हैं? कुल 7 होते हैं दीर्घ स्वर, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं। इसके बाद है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वो होते हैं जिन स्वरों के ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है बोलने में। दीर्घ स्वर में दुगना और प्लुत स्वर में तिगुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। इनका प्रयोग किसी को पुकारते समय या अधिकतर संस्कृत में किया जाता है। जैसे ओम आदि स्वरों का प्रयोग 2 रूपों में होता है। जैसे ओम बोलते हैं ना, तो इसमें समय हमें ज़्यादा लगता है। अ बोलने में सबसे कम समय लगता है, आ बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय, और सबसे ज़्यादा समय लगता है हमें ओम बोलने में। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? प्लुत स्वर, यानी कि छुपा हुआ स्वर भी कहते हैं इसे, लोप भी कहते हैं इसे। स्वतंत्र रूप में शब्द के आदि, मध्य या अंत में स्वरों को मूल रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे आम, इमली, ईद, उल्लू, ऊन, इसी प्रकार ये सारे अ से औ तक ये स्वतंत्र शब्द दिए गए हैं, क्योंकि इनके लिए किसी की हमें सहायता नहीं ली गई है। मात्रा के रूप में जब कोई स्वर व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है तब उसकी मात्रा ही लगती है। जैसे अगर हम आ को लिखते हैं तो हम आ को नहीं लिखते, हम केवल उसकी मात्रा लगा देते हैं ना, आ की मात्रा। इस प्रकार मात्रा स्वर का वह रूप है जो व्यंजन के साथ जुड़ता है। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती है, घर, बस, नल ऐसे लिखते हैं ना। और आ की क्या मात्रा होती है? देखो, एक पाई का डंडा, इसको आगे भी याद करो, इसको पाई भी बोलते हैं। ठीक है, मामा, पापा। अब म आ तो नहीं लिखा है ना, सीधे आ की मात्रा लगा दी है ना। और आ की मात्रा जैसे डॉक्टर में, कॉलेज में, छोटी ई की मात्रा दिल, सिल, बड़ी ई की मात्रा नीली, पीली, छोटे ऊ की मात्रा कुल, पुल, बड़े ऊ की मात्रा इसी प्रकार री और ए, आई, सब औ तक मात्राएं लगाई गई हैं। विशेष रॉ के साथ ऊ और बड़ा ऊ की मात्राएं अलग अलग तरह से जुड़ती हैं। बच्चों, जैसे बहुत से बच्चे गुरु लिखने में कैसे करते हो आप लोग? जैसे कोई तो गुरु ऐसे लिख देता है, ठीक, और कोई गुरु कैसे लिख देता है? ऐसे लिख देता है ना, गोल करके। तो गुरु ऐसे और ऐसे, अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वाला सही है, ये मात्रा सही है या ये मात्रा सही है। अब यही समझ में नहीं आता कि लगाएं कौन सी। तो बच्चों, जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि हम बड़ी ऊ का उच्चारण कर रहे हैं या छोटा ऊ का उच्चारण कर रहे हैं। तो हमें उच्चारण पर ध्यान देना होगा। जैसे हम करते हैं रुपया, तो रुपया में क्या आ रहा है? छोटा ऊ आ रहा है ना। करुणा, गुरु में भी छोटा ऊ आ रहा है। जब हम बोलते हैं रूप मतलब बड़ा ऊ, तो उसमें हम गोल वाला लगा देंगे। देखो, गोल वाला लगा है ना आपका, ये बड़ा ऊ की मात्रा। जरूर, रूखा, तो इनमें बड़े ऊ की मात्रा लगती है। जिस व्यंजन के साथ ई का उच्चारण होता है, यदि उससे पहले स्वर रहित व्यंजन हो तो ई की मात्रा स्वर रहित व्यंजन से पहले ही लगती है। जैसे आप लोग शक्ति लिखते हो ना, बहुत से बच्चे क के बाद छोटी ई की मात्रा लगाते हैं, लेकिन अगर उसमें देखो शक्ति, व्यक्ति ऐसा है ना, उससे पहले स्वर रहित व्यंजन हो तो इसमें क्या होता है? छोटी ई की मात्रा पहले लगेगी। फिर उसके बाद है री की मात्रा। री का प्रयोग केवल संस्कृत से आए शब्दों में होता है। इसका उच्चारण री की तरह होता है, किंतु लिखते समय ऋतु, ऋषि, ऋचा ही लिखा जाएगा। अगर हम ऋतु लिखते हैं, बहुत सी लड़कियों का नाम होता है ऋतु, वो ऐसे लिख देते हैं ऋतु, लेकिन ये अशुद्ध माना जाता है। ऋषि आदि लिखना अशुद्ध शब्द होते हैं, इसलिए हम लिखते समय क्या बोलेंगे? री से ऋषि वाला ही री लिखेंगे। ठीक है, र से राम वाला र नहीं लिखेंगे। आ का अर्थ क्या होता है? आगत ध्वनि है।
जो अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग के कारण हिंदी में आई है, मानक हिंदी वर्णमाला में उसे आगत स्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। इसका प्रयोग इन शब्दों में होना है डॉक्टर, ऑफिस। ये ध्वनियाँ बच्चों, ये क्या होती है, अंग्रेजी शब्दों से आई हुई हैं। ठीक है। अयोगवाह क्या होते हैं? हिंदी में वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त दो अन्य ध्वनियाँ वर्ण भी हैं, उनको क्या कहते हैं? अयोगवाह। अयोग का अर्थ क्या होता है? योग का अर्थ क्या होता है? जोड़ना, प्लस। और अयोग का अर्थ क्या होता है बच्चों? अयोग का अर्थ क्या होता है? नहीं जोड़ना। जो अंक और अह होते हैं, इनको हम कहीं नहीं जोड़ते हैं, ना स्वर में ना व्यंजन में, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अयोग वाह भी कहा जाता है। अंक और अह ये दोनों स्वरों के बाद लिखे जाते हैं। इस प्रकार ये न तो स्वरों के अंतर्गत आते हैं और न ही व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता और न ही ये शब्द आरंभ में आते हैं, इसलिए ये स्वर नहीं है। इनका प्रयोग स्वरों के साथ किया जाता है, किंतु ये ध्वनि को वहन करते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये व्यंजन भी नहीं बन पाते। समझ में आ गया कि ये इनको न स्वर कहते हैं न व्यंजन कहते हैं, इसलिए बच्चों इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोग मतलब जो किसी में नहीं जोड़े जाते। अगला है बच्चों अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? जिसमें हम अंक की मात्रा लगाते हैं ना, इसका उच्चारण स्वर के बाद होता है तथा ध्वनि नाक से निकलती है। जैसे अंगूर, गंगा, चंचल, पंडित, सब जो ध्वनियाँ होती है वो नाक से निकलती हैं। हवा जो होती है वो नाक से निकलती है। विसर्ग क्या होता है? अह। इस ध्वनि का उच्चारण ह के समान होता है। विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में ही होता है। आप लोगों ने देखा होगा जिसे संस्कृत नहीं आती है वो क्या करता है, हर शब्दों में अह मातः पितः जो जिसमें उसे कुछ भी नहीं आता था वो अह की मात्रा लगाते जाता है। उसे लगता है कि वो संस्कृत शुद्ध बोल रहा है, जैसे प्रातः, पुनः, अतः। ठीक है। और अनुनासिक क्या होता है बच्चों? अभी बताया था मैंने, जिसका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे चाँद, गाँव, सांप आदि। अनुनासिक स्वरों का गुण है सभी स्वर सानुनासिक भी होते हैं, जैसे अंग, आ, ई आदि। यदि शिरोरेखा रेखा पर मात्रा हो तो चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है। जैसे गेंद, अब गेंद है ना, तो उसके ऊपर हम चंद्र बिंदु नहीं लगा सकते, तो आई की मात्रा है तो उसके ऊपर क्या करेंगे, हम बिंदु लगा देंगे। ठीक है। नींद में भी हम चंद्र बिंदु नहीं लगा सकते, वो भी अशुद्ध हो जाएगा, तो वहां पर अनुस्वार लगेगा, अनुनासिक नहीं लगेगा। अगला है बच्चों अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुस्वार और अनुनासिक में बहुत अंतर है। अनुस्वार सब अन्य स्वरों और व्यंजनों के समान ही एक स्वतंत्र ध्वनि है, किंतु अनुनासिक की ध्वनि स्वतंत्र नहीं है। अनुस्वार के उच्चारण में सांस केवल नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक के उच्चारण में वायु मुख और नाक दोनों से एक साथ निकलती है। अनुनासिक धीमी ध्वनि है, जबकि अनुस्वार जो है तीव्र ध्वनि है, जैसे दंत और दांत। दंत और दांत तेज ध्वनि आ गई ना, तीव्र ध्वनि दांत बोलते हैं, तो दंत बोलते हैं तो धीमी ध्वनि है, मतलब धीरे से, और दांत बोलते हैं तो बहुत तेज से बोलते हैं हम लोग ना, तो दोनों में बहुत अंतर है। व्यंजन वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं तथा जिनका उच्चारण करते समय हवा रुककर या रगड़ खाकर मुख से बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन थोड़ा रगड़ते हुए, मतलब थोड़ा हमें जोर लगाकर बोलना पड़ता है। व्यंजन के भेद, व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है बच्चों, क्या क्या है? स्पर्श व्यंजन अभी मैंने आपको बताए थे ना, 25 होते हैं, जिसमें क से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग आते हैं। 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25 हो गई। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जिनमें कहीं स्पर्श नहीं होता, य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? इक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। अब बच्चों इसके बारे में जो मैं आपको बता रही हूँ वही इसमें लिखा है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। क से लेकर म तक के 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। जिह्वा मुख से अलग अलग स्थानों में स्पर्श करती है। जो शब्द मैंने आपको अभी पूरा अच्छे से बताया है वो है वर्ग का नाम क वर्ग कंठ उच्चारण। जब क वर्ग जो होता है ना, क, ख, ग, घ, ङ, वो हमारी जो वायु होती है वो कंठ से आती है, मतलब गले से आती है। च वर्ग तालु से आती है, तालव्य ऊपर हमारी जीभ, जब हम च बोलते हैं बच्चों तो हमारी जीवा कहाँ टकराती है? ऊपर तालव्य में। ट वर्ग में मुख की छत पर, यानी कि जब दांतों के ऊपर हमारी जीभ टकराती है ना, देखना आप ट, हमारी जीभ कहाँ टकरा रही है? ऊपर के जो दांत हैं उसको क्या बोलते हैं? मूर्धा स्थान बोलते हैं। ठीक है। त वर्ग की जीभ दंत, जैसे त, थ, द, ध, न।
जब हम बच्चों ये सौ का जो हम विभाजन करते हैं तालब्य सौ, तो वो चौ वर्ग में ही आता है, इसलिए उसे क्या बोला जाता है, तालब्य सौ। फिर मूर्धन श और दंती स। जब हम स बोलते सब्जी बोलते तो हमारे दांतों में टकराती है आवाज। प वर्ग क्या होता है, ओष्ठ, जिसमें हमारे होंठ क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, आपस में होंठ टकराते हैं दोनों होठों की सहायता से, प फ ब भ म। इसी प्रकार अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा पूरी तरह मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती। जो क्या होते हैं, कहा मैंने, य र ल व। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, जिसमें हमारे मुंह से गर्म ध्वनि निकलती है, तालव्य श, मूर्धन श, दंती श और ह, ये 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जो दो व्यंजनों के योग से बने संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं होता, उन्हें मिलाकर बोला जाता है और लिखा जाता है। मिलाकर लिखे हुए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे त्र, त धन र बराबर त्र, त्रिभुज। क्ष, क धन क्ष, श मिलकर क्या होता है, क्ष। और ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी किससे बनता है, ज धन ज्ञ मिलकर। और स्र, स्र किससे बनता है, तालव्य स और र से मिलकर क्या बना है, स्र। यद्यपि हिंदी में और भी अनेक प्रकार के संयुक्त व्यंजन है, परंतु उन्हें वर्णमाला में नहीं गिना जाता। जैसे हम प्र लिखते हैं ना, प धन र बराबर प्र होता है, क्र प्र, लेकिन इक्ष त्र ज्ञ को हम गिना जाता है इसमें, ठीक है। दूसरा देखो, लिखित व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी भाषा में ढ ढ पढ़ना, सड़क आता है ना, बीच में दो आते हैं ना, ड़ सड़क, पढ़ना, इन दो व्यंजनों का भी प्रयोग होता है। इन ध्वनियों का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होता, केवल मध्य और अंत में ही होता है। जैसे पढ़, चढ़, गढ़, बुढ़िया, मतलब शब्द प्रारंभ, इससे प्रारंभ नहीं होगा, शब्द अंत में या बीच में ही आएगा। इसी प्रकार विदेशी भाषाओं से के शब्द हिंदी में आ जाने के कारण कुछ विदेशी ध्वनियाँ भी हिंदी में आ गई हैं। इन्हें लिखने के लिए पुराने वर्णों में कुछ चिन्ह लगा दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। जैसे ज, फ, जैसे जहाज, इसके नीचे नुक्ता लगाया है ना, एक बिंदी, उसको बोलते हैं नुक्ता। ये क्या है, बाहर से आए हुए वर्ण हैं। व्यंजन गुच्छ किसे कहते हैं, जब दो भिन्न व्यंजन आपस में मिलते हैं तो इसे क्या कहते हैं, व्यंजन गुच्छ। जैसे सख्त, खत को सख्त, मृत्यु, त्यू, प्यारा, क्यारी, ये व्यंजन गुच्छ हो गया। संयुक्त व्यंजन का लेखन, दो भिन्न व्यंजनों को लिखते समय हमें निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम दो अलग अलग व्यंजन लिखते हैं तो उसको हमको क्या क्या ध्यान देना चाहिए, जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी पाई होती है उनका अगले व्यंजन के साथ संयोग होने पर उनकी पाई हटाकर अगले व्यंजन के साथ जोड़कर लिखा जाता है। बच्चों, जैसे जब हम खड़ी पाई किसे कहते हैं, जो आ की मात्रा होती है ना, वो होती है खड़ी पाई। जैसे सच्चा, जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, ये हो गई आधा चौ, ये हो गई खड़ी पाई, ये क्या हो गई, पाई। तो कह रहे हैं अगर हमने पाई हटा के इनको ऐसे लिखा जाता है, जैसे सच्चा, सस्ता। अब 100 जो है ना, 100, उसकी ये वाली मात्रा हटा दी जाती है, ये वाली, इसको हटा दिया जाता है। बच्चा, त्याग, म्यान, न्याय आदि। जिन व्यंजनों में खड़ी पाई मध्य में होती है तो इनके नीचे का हिस्सा हटाकर अगले व्यंजन के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे घुंडी बोलते हैं ना, घुंडीदार, घुमावदार जो होता है। जैसे क, पक्का, हक्का, वक्त, हफ्ता, क्यारी आदि। इनका इधर किनारे का जो घुंडी होता है वो हटा दिया जाता है। घुंडी क्या होता है, जैसे हम क लिखते हैं, इसको कहते हैं ये होती है घुंडी, तो इसको हम हटा देते हैं। बिना खड़ी पाई वाले व्यंजनों को मिलाकर लिखते समय उनके नीचे हलंत लगता है। अब जैसे बच्चों हम ह लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, ह, तो इसमें ना पाई है ना घुंडी है, क्या है, पाई भी नहीं है इसमें ऐसी मात्रा भी नहीं लगी है और ऐसी भी नहीं लगी है। तो इसको हम क्या करेंगे, हलंत से लिखेंगे। जब हमें इसे आधा बनाना है तो हम इसे हलंत बनाएंगे। जैसे दो है, इसको भी हम द्वारा लिखते हैं ना, तो हलंत से इसको हम आधा कर देते हैं। जैसे चिहन, विद्या, प्रसिद्ध, द्वारा, ये क्या है, इनमें हलंत लगा दिया जाता है, तब ये आधे मान लिए जाते हैं। द्वित्व व्यंजन क्या होता है, जब एक स्वर रहित व्यंजन अपने समरूप व्यंजन से मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क धन क, पक्का, इक्का। जैसे ट धन ट, पट्टी, मिट्टी ना। तो इस प्रकार क्या है, सेम व्यंजन मिल रहे हैं आपस में। ड ड, लड्डू
होता है ना, जैसे बच्चा, कच्चा, म, सम्मान, इस प्रकार के अनेक वर्ण बनते हैं। उसके बाद है बच्चों र के विभिन्न रूप। र के विभिन्न रूप क्या होते हैं? र रेप होता है, र पदेन होता है। इसी प्रकार सबसे पहला देखिए, जब र किसी व्यंजन से पूर्व आता है तो वह ऊपरवर्ती व्यंजन के शीश पर ऐसे, देखो चित्र दिया है ना, ऐसे के रूप में, अर्थात जहाँ उच्चारण होता है उससे अगले वर्ण पर लगता है, जैसे कर्म, फर्श, जुर्म, वर्ण, संघर्ष, ये ऊपर लगाया जाता है। स्वर रहित र को रेप कहते हैं, ठीक है। जब स्वर सहित, जो स्वर रहित है उसको रेप बोलते हैं। जब स्वर सहित र किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आए तो उसी के नीचे रूप धारण कर लेता है, जैसे प्रश्न लिखते हो ना आप लोग, क्रम, ड्रम, द्रव्य लिखते हो ना, जैसे द धन र, द्र, स्र, ट्र, ऐसे ना, ट्रक लिखते हो ना, ट्रक, वो सब नीचे आ जाता है। उच्चारण स्थान, भाषा की ध्वनियों का उच्चारण मुंह से होता है, अतः विभिन्न ध्वनियों के उच्चारण के स्थान, अतः विभिन्न ध्वनियों के उच्चारण स्थान मुंह के अंदर हैं। मुंह के जिस भाग से वर्ण बोला जाता है उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। वर्ण जिस स्थान से बोले जाते हैं बच्चों, उसी का वो उच्चारण स्थान कहलाता है। अब इस वीडियो में आपको इतना ही पढ़ाती हूँ, इससे एक इसी का पार्ट 2 बनाऊंगी, उसमें आप लोग देखिएगा, इससे आगे को पढ़ाऊंगी, क्योंकि फिर ये बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो और आपकी डाउनलोड नहीं हो पाएगी। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग एक बार ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।